हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ यूजीसी नेट पेपर कोड 55 लेबर वेलफेयर के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मेरे दोनों ही जर्नी में, चाहे मैंने पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट निकाला हो या फिर एचआरएम से निकाला हो, दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करती तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी नहीं होता। तो इस वजह से मैं फोकस करूँगी कि आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें, सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या कौन सा कॉन्सेप्ट आगे भी रिपीटेड हो सकता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लैन कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट मीन्स। ये नवंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि क्लैन कंट्रोल जो है मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, क्लैन का मतलब जो होता है वो फैमिली होता है। ठीक है, क्लैन कंट्रोल। अब ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स मोर लाइक अ फैमिली देन अ कंपनी। क्या है, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो कंपनी से अलग है, कंपनी के जैसे नहीं है कि एकदम ही क्या कह सकते हैं कि अगर ये रूल है तो यही वर्क होगा। ऐसे नहीं है, स्टैटिक नहीं है। वो कैसे है, फैमिली लाइक स्ट्रक्चर है। फैमिली के जैसे उसमें वैल्यूज इनहेरिटेड है, फैमिलीज के जैसे उसमें बिलीफ सिस्टम है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, हाई लेवल मैनेजमेंट इज सीन एज मेंटर रेदर देन बॉसेस। अब जो क्लैन कंट्रोल होता है, क्लैन कंट्रोल में बॉस की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं लोग। जो हमारे मैनेजर होते हैं या जो फिर हमारे ओनर होते हैं, जो भी होते हैं, जो हमें ऑर्डर दे रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो बॉस की तरह रिएक्ट ना करके मेंटोर की तरह रिएक्ट करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, बॉस क्या करता है, ऑर्डर देता है, और मेंटोर क्या करता है, हमें सलाह देता है। अब जब सलाह देता है तो उसमें हम कुछ अपनी चीजें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बॉस एंड मेंटोर में। थर्ड क्या है, इट इज अपोजिट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से ये अपोजिट होता है। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में क्या होता है, सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होती हैं, हायरार्की मेंटेन की जाती है, उसके हिसाब से वर्क होता है। लेकिन क्लैन कंट्रोल में ऐसा नहीं होता है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अब इसमें क्या समझ में आ रहा है हमें, क्लैन कंट्रोल में समझ में आया कि बिलीफ सिस्टम होता है, वैल्यू सिस्टम होता है जो फैमिली जैसा होता है। सेकंड क्या समझ में आया, मेंटर की तरह वर्क करते हैं हमारे जो बॉसेस होते हैं। और थर्ड क्या है, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है वैसा स्ट्रक्चर इसमें नहीं देखा जाता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, refers to a situation when a group makes a collective decision that is counter to the thoughts and feelings of individual members। कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें 4 लोगों की अलग राय है, 5 की अलग है, जो पांचवा इंसान है उसकी अलग राय है। लेकिन क्योंकि 4 लोगों की जो राय है वो एक है, पांचवे की अलग है, तो वो अपनी राय को खत्म करके, अपनी राय को साइडलाइन करके उन चारों की राय में ही शामिल हो जाता है। तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है, रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ ग्रुप मेक्स अ कलेक्टिव डिसीजन। ग्रुप क्या कर रहा है, कलेक्टिव डिसीजन मेक कर रहा है, बना रहा है, दैट इज काउंटर टू द थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। जो काउंटर कर रहा है, जो अलग है, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, जो इंडिविजुअल मेंबर से उनकी फीलिंग्स एंड थॉट प्रोसेस से वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम कहते क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एबिलियन इफेक्ट, सेकंड प्लेसिबो इफेक्ट, थर्ड हाथॉर्न इफेक्ट, एंड द फोर्थ हैलो इफेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एबिलिन इफेक्ट। बाकी के इफेक्ट मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाती जाऊंगी कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, या हाथॉर्न इफेक्ट क्या होता है, या हैलो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अभी हमने कौन सा इफेक्ट समझा, एबिलिन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाउंडेड रैशनैलिटी थ्योरी सेज दैट। बाउंडेड रैशनैलिटी थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, मैन इज नॉट कम्प्लीटली रैशनल। जो मैन है वो पूरी तरीके से रैशनल नहीं है, सारे डिसीजंस उसको सही गलत नहीं पता है, हर तरह से उसको नॉलेज नहीं है, पूरी तरीके से वो रैशनल नहीं है, यही मीनिंग है उसका। बी, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन बिहेवियर ऑफ ऑपरेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि ऑपरेशन कैसे हो रहा है, किस तरह से काम किया जा रहा है, ऑपरेट कैसे की जा रही है चीजें। थर्ड, मैन मेक्स डिसीजन विद सिंपल रूल ऑफ थंब, ट्रिक्स एक्सेट्रा।
ठीक है, जो मैन होता है वो कैसे डिसीजन लेता है, सिंपल अपने तरीके से डिसीजन ले लेता है बिना कुछ सोचे, सिंपल रूल ऑफ थंब में, सिंपल रूल ऑफ थंब से। ओके, लास्ट ऑप्शन क्या है, इट ब्रिंग्स अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। बाउंडेड रैशनैलिटी थ्योरी क्या कह रही है कि एक बैलेंस बना के रखती है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज के बीच में। नाउ आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। बाउंडेड से क्या समझ रहे हैं हम कि एक तरह से बंधा हुआ है, बाउंडेड है, तो बाउंडेड से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सेंटेंस क्लियरली दिया हुआ है, मैन इज नॉट कम्प्लीटली रैशनल। ठीक है, कम्प्लीटली रैशनल नहीं है, बाउंडेड रैशनैलिटी थ्योरी का यही मतलब होता है, यही वो कहती है। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, it tries to solve a problem by diagnosing them with a framework of inputs, transformational processes, output and feedback। क्या क्या होता है जिसमें ये चीजें की जाती हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, ऐसी कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले उसे डायग्नोज करना होता है विद द फ्रेमवर्क ऑफ इनपुट्स, एक फ्रेमवर्क के थ्रू जिसमें क्या है इनपुट देना होता है, फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल चीजें देखे जाते हैं, क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, क्या आउटपुट मिला है हमें, और उसके बाद फीडबैक देखा जाता है। तो ये किस में होता है, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी होता है, सिस्टम थ्योरी में भी होता है और पॉलिसी में भी होता है। ठीक है, अब मैंने एक डायग्राम लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये सिस्टम्स थ्योरी का डायग्राम है। इसमें क्या है, इनपुट देना है कि रॉ मटेरियल हमने दिया या ह्यूमन रिसोर्स हमने यूज़ किया, कैपिटल क्या यूज़ की है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की है, इंफॉर्मेशन क्या दी है, उससे हमें क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस उसमें देखा कि अब हमने रॉ मटेरियल को कैसे यूज़ किया है, एम्प्लॉयज़ का वर्क एक्टिविटीज़ में मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कैसी रही हैं, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस कैसे रहे हैं, और ऐसा करने से हमें आउटपुट क्या मिला है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या मिली है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या मिले हैं, इन्फॉर्मेशन कैसी मिली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी, और उसके बाद हमने क्या देखा कि फीडबैक, फीडबैक क्या मिला हुआ है, आउटपुट से हम फीडबैक किसको देंगे, इनपुट को देंगे। तो ये हमारे सिस्टम थ्योरी का डायग्राम है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज इनटू यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मे बी रिफर्ड एज। ठीक है, क्या कहेंगे, ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसमें एक्टिविटीज को हम क्या कर देते हैं, एक ग्रुप में ले आते हैं और फिर उसको यूनिट्स में बांध देते हैं, यूनिट्स में बांट देते हैं, किस लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन करने में इजीली हम ध्यान दे सकें। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटाइजेशन। डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं ना, हमने किसी भी ऑफिस में देखा है कि डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, वही चीज़ दी हुई है कि प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज, ग्रुप जो एक्टिविटीज होती हैं उनको ग्रुपिंग कर देंगे और उनको यूनिट्स में बांध देंगे, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए, डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज डेवलप्ड एसओबीसी मॉडल। ठीक है, किसने डेवलप किया है एसओबीसी मॉडल, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, फ्राउड ल्यूथेंस। क्या है एसओबीसी मॉडल, दिस मॉडल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मेजर वेरिएबल्स इन ओबी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये मेजर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है ये मॉडल। ठीक है, क्या क्या है इसमें, टू शो हाउ दे रिलेट टू वन अनदर, कैसे ये एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। द लेटर्स एस ओ बी सी स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, रिस्पेक्टिवली फ्रेमवर्क ऑफ दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन सोशल लर्निंग। ठीक है, किस मॉडल पे बेस्ड है, ये सोशल लर्निंग पे बेस्ड है। अब इसका फुल फॉर्म याद रखना है, पहला क्या है एसओबीसी में, एस फॉर स्टिमुलस, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, बी फॉर बिहेवियर एंड देन सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, किसने दिया है, फ्रेड ल्यूथेंस ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स अ बिजनेस और एन इंडिविजुअल स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक बिजनेस को या एक इंडिविजुअल को अलग करती हैं बाकी कंपटीशन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो क्या होती है, कोर कॉम्पिटेंसी होती है। ठीक, कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है, ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंटिव एडवांटेज है आपके पास जो आपको दूसरे बिजनेस से ज़्यादा अपग्रेड कर रही हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा बना रही हैं। ठीक है, अब बिजनेस कोर कॉम्पिटेंसीज आर इट्स यूनिक एबिलिटीज, ये क्या होती हैं, यूनिक होती हैं एबिलिटीज, products and services that give it a
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसीज आर ऑफन एम्बेडेड इन अ कंपनीज कल्चर एंड प्रोसेसेस एंड आर डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है? ये कुछ ऐसी यूनिक एबिलिटीज होती हैं, ऐसी यूनिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं जिनको दूसरा इंसान इमिटेट नहीं कर सकता, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं बना सकता, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है, ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था हमें? तो सी के प्रहलाद ने दिया था, ठीक। नाम भी याद रखना है, अगर कोर कॉन्सेप्ट कोर कॉम्पिटेंसी का ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी वाज गिवन बाय, किसने दिया है? सी के प्रहलाद ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज डन टू मिनिमाइज डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। देखिए, हम लोग कुछ भी प्लान करते हैं तो उसमें कुछ सेट करते हैं कि ये रूल्स होंगे, ये रेगुलेशंस होंगे, और उन्हीं के अंडर हमें, और ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें मिशन हमारा क्या होगा, विजन क्या होगा, हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें क्या अचीव करना है। अब उस अचीव करने में कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अगर उसमें जो कुछ कमियां आ रही हैं उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, उसको हम लोग कैसे जानेंगे क्या कमियां आ रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज डन टू मिनिमाइज डेविएशन। अगर जो डेविएशन हो रहा है, डेविएशन मतलब क्या होता है? अलग होना, कि हम अपने पथ से जो है, अपना जो पाथ चल रहा है उसे डेविएट हो गए, अलग हो गए, अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो उस डेविएशन को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कंट्रोलिंग, सेकंड कोऑर्डिनेटिंग, थर्ड रीचेकिंग एंड डी काउंटिंग। आंसर क्या होगा? ए, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का काम होता है जो मिनिमाइज करे डेविएशन को, कि हम अपना जो स्टैंडर्ड्स है उनको कैसे अचीव कर रहे हैं, उसमें विदाउट एनी डेविएशन हम अचीव कर सकें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंट्रोलिंग करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज, such type of functions comes in which function of management? It is very easy question, कोई भी बता सकता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम है, प्रमोशन का काम है, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज का काम है, ये मैनेजमेंट फंक्शन में किस में आता है? तो ये किस में आता है? स्टाफिंग में आता है। नाउ, हु राइट द बुक इंजीनियर एज एन इकोनॉमिस्ट। इंजीनियर एज एन इकोनॉमिस्ट बुक किसने लिखी है? आंसर क्या है हमारा? हेनरी टाउने। ओके, ऑप्शन नंबर बी, हेनरी टाउने। ही गॉट इंस्पिरेशन टू राइट द बुक फ्रॉम टेलर। इन्होंने टेलर से इंस्पायर होकर ये बुक लिखी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड लाइफ स्पार्क ऑफ इंटरप्राइज। लाइफ स्पार्क ऑफ इंटरप्राइज किसको कहते हैं? कौन से मैनेजमेंट फंक्शन को कहते हैं? ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी स्टाफिंग एंड डी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को कहते हैं। डायरेक्टिंग को क्या कहेंगे? लाइफ स्पार्क ऑफ इंटरप्राइज। क्यों कहेंगे? क्योंकि कोई भी एक्शन जो होता है उसको इनिशिएटिव कौन लेता है? वो डायरेक्शन से ही मिलता है। आपको कोई डायरेक्ट करेगा तभी आप कुछ काम करोगे, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पार्क ऑफ इंटरप्राइज। अगर कोई डायरेक्टर अच्छा नहीं होगा, वो आपको अच्छे से डायरेक्ट नहीं करेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो अच्छे से वर्क भी नहीं कर सकता, वो अपने पास से डेविएट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसको बोला जाता है लाइफ स्पार्क ऑफ इंटरप्राइज। नाउ, who called scientific management thought as rebel hypothesis। rebel hypothesis किसने बोला है scientific management thought को? scientific management thought क्या था? जिसमें सारी चीजें रूल्स रेगुलेशंस और साइंटिफिक वे पे चलती थी, कि हर चीज प्रैक्टिकलिटी पे डिपेंड करती है। जो मैन होता है, मैन के इमोशंस जो होते हैं वो कहीं भी वर्क नहीं करते, उनको हमें प्रायोरिटी ही नहीं देनी है। वो हमारा क्या था? साइंटिफिक मैनेजमेंट थॉट था, कि मैन को एज अ मशीन हमें वर्क करना है, वर्क कराना है, उसको एज अ टूल हमें देखना है, ठीक है। इस वजह से साइंटिफिक मैनेजमेंट थॉट को रेबल हाइपोथेसिस बोला है। किसने बोला है? एल्टन मेयो ने, ठीक है। एल्टन मेयो कौन है? ह्यूमन रिलेशंस के, ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच था हमारा, उसके वो प्रणेता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब आगे मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के लिए जल्दी ही आऊंगी। थैंक यू सो मच।